हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने एम्बर एंड एम्बर एंथ्रोपोलॉजी बाय एम्बर एंड एम्बर एंड पेरिग्रीन सीरीज शुरू की है, जिसमें मैं चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ। इस बुक को कैसे पढ़ना है वो मैं बता रहा हूँ। कुछ चैप्टर्स हमने डिस्कस किए थे इस बुक के। चलिए, जहाँ पे हमने छोड़ा था उसके आगे हम डिस्कस करते हैं। लेट्स गाइस स्टडी चैप्टर 3, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। सो क्या है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन? इस चैप्टर को पढ़ते हैं हम। सो अब यूनिवर्स कब से यहाँ पे दुनिया में, यूनिवर्स कब से एग्जिस्टेंस में है? 15 बिलियन सालों से यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में है। ओके। अब चार्ल्स डार्विन का नाम सुना होगा, जिन्होंने एवोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया। उन्होंने बताया कि कैसे स्पीसीज की एवोल्यूशन हुई। इसमें काफी लंबा समय लगा। तो प्लेटो एंड एरिस्टोटल कौन थे? ये ग्रीक फिलोसोफर थे। ओके। तो अगर हम बात करें जीनस की, तो जीनस का मतलब क्या होता है? ग्रुप होता है स्पीसीज का, लेकिन वो स्पीसीज कौन से होते हैं? रिलेटेड स्पीसीज होते हैं, उसको हम बोलते हैं जीनस। उसके बाद अब प्राइमेट्स कब अपीयर हुए धरती के ऊपर? यहाँ पे आप जानते हैं कि बिग बैंग हुआ, जिसके बाद यूनिवर्स का स्थापित हुआ। आज से करीब 55 टू 65 मिलियन साल पहले प्राइमेट्स आए थे। अब जो अर्ली प्राइमेट्स थे वो पेड़ों के ऊपर रहे थे। बाद में प्राइमेट्स ने ग्राउंड के ऊपर चलना सीखा, और करीब करीब 35 मिलियन साल पहले मंकीज और एप्स इमर्ज हुए। 35 बिलियन साल पहले। और 15 मिलियन साल पहले तो जो एंसेस्टर्स थे ह्यूमंस के, एप लाइक एंसेस्टर्स थे, वो इमर्ज हुए। और 4 मिलियन साल पहले फर्स्ट ह्यूमन लाइक जो हमारे एंसेस्टर्स थे, बीइंग्स जो थे, वो अपीयर हुए। लेकिन जो मॉडर्न लुकिंग ह्यूमंस हैं वो करीब करीब 1 लाख साल पहले ही धरती पे रह रहे हैं। तो इस चैप्टर को, जिसका नाम है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, तो इसको हम दोबारा से पढ़ेंगे। तो चार्ल्स डार्विन, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जब 1859 में चार्ल्स डार्विन ने बुक पब्लिश की, जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन।
ओके। तो कई लोगों ने, थिंकर्स ने एवोल्यूशन को एक्सेप्ट किया, कईयों ने नहीं किया। अब बाप्टिस्टे जीन बाप्टिस्टे लमार्क का नाम सुना होगा। ओके, तो इन्होंने कहा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं स्पीसीज में वो इनहेरिट की जा सकती हैं, और इसी को हम कहते हैं एवोल्यूशनिज्म। और यही कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है, वही कैरेक्टरिस्टिक्स वो अपने फ्यूचर जनरेशन को दे देते हैं। बात ही कैरेक्टरिस्टिक्स ही हो रही है। और स्पीसीज वेरिएशन भी आती है तभी जो बच्चे होते हैं उनकी शक्लें अपने पेरेंट्स से मिलती तो हैं बट डिफरेंट होती हैं, बिल्कुल नहीं मिलती। इसी को हम कहते हैं एवोल्यूशन। ये एवोल्यूशन की वजह से होता है। अब लमार्क ने कहा कि जिराफ की लंबी नेक इसलिए होती है क्योंकि उसने अपने नेक को स्ट्रेच किया, और वो जो स्ट्रेच्ड उसके बोन्स थे या मसल्स थे वो उसने ट्रांसमिट किए ऑफस्प्रिंग को। और इसीलिए लेकिन अब लमार्क ने अब इसका प्रूफ नहीं दे पाए। उन्होंने कहा तो है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स अक्वायर करता है इंसान वो आगे अपने बच्चों को दे देता है, लेकिन उसका कोई एविडेंस नहीं दे पाए। कौन? लमार्क, जीन बाप्टिस्टे लमार्क। ओके, अब डार्विन का भी नाम आता है, द डिसेंट ऑफ मैन। वो भी पब्लिश किया था किसने? चार्ल्स डार्विन ने। अब होता क्या है, जब डार्विन ने एवोल्यूशन दिया था तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जब ये बुक लिखी थी तो इसको चैलेंज किया था। तो जब सबसे पहले इसकी थ्योरी जो थी जब पब्लिश हुई थी, और कहता था कि ह्यूमंस और एप्स का कॉमन एंसेस्टर है, और यही बहुत सारी थ्योरीज का एवोल्यूशन भी बना, फाउंडेशन भी इसने ले डाउन किया। ओके, तो अब मैंने आपको बताया चार्ल्स डार्विन की बुक का नाम द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। लमार्क के बारे में बताया है इन्होंने कि लमार्क ने कैसे थ्योरी दी, जीनस का डेफिनेशन बताया है कि जीनस होते क्या है। अर्थ, जो आज के जो इंसान हैं वो धरती पे 1 लाख सालों से रह रहे हैं। एप की तरह ह्यूमन लाइक एप एंसेस्टर्स का भी मर्ज हुए थे आज से 15 मिलियन साल पहले, 4 मिलियन साल पहले। और 15 मिलियन साल पहले एप्स और एप लाइक एंसेस्टर्स जो थे इमर्ज हुए। पहले 1 लाख साल पहले, उससे पीछे चले जाएं 4 मिलियन साल पहले, उससे पीछे जाए 15 मिलियन साल पहले, उससे पीछे चले जाएं 25 से 35 मिलियन साल पहले मंकीज और एप्स इमर्ज हुए। फर्स्ट प्राइमेट 55 से लेके 65 मिलियन साल पहले इमर्ज हुए। तो लाइफ बहुत ही मिलियन सालों से यहाँ पे चल रही है। तो अगर 15 बिलियन साल
से यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में है। उसके बाद अर्थ बनी, बिग बैंग थ्योरी हुई। ओके, यूनिवर्स का बना, मिल्की वे हमारा गैलेक्सी जो था वो बना, हमारा सोलार सिस्टम बना, हमारा उसके बाद अर्थ बना। ओके, तो प्राइमेट्स अपीयर हुए। तो ये एक इवेंट्स जो है सीक्वेंस में होते हैं, हुए हैं। इन्हीं के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे धरती पे मानव की शुरुआत हुई, कैसे सबसे पहले धरती पे लाइफ की शुरुआत हुई। फर्स्ट, आज से करीब 1 लाख साल पहले ह्यूमंस, आज के ह्यूमंस जो हैं एमर्ज हुए थे। और इससे और हम पीछे चले जाएं करीब करीब 4 मिलियन साल पहले, तो ह्यूमन लाइक एंसेस्टर्स हमारे एमर्ज हुए थे। ह्यूमंस नहीं थे लेकिन ह्यूमन की तरह थे। उसके और पीछे चले जाए हम, अगर हम 15 से 25 मिलियन साल पहले चले जाएं तो क्या हुआ था, एप लाइक एंसेस्टर्स जो हैं वो इमर्ज हुए थे। एप भी हमारे एंसेस्टर्स हैं, कजन्स हैं। उसके और पीछे चले जाएं हम 55 से लेके 35 बिलियन 65 मिलियन साल पहले, तो प्राइमेट्स इमर्ज हुए थे। ओके, पेड़ों के ऊपर रहते थे, ग्रास्पिंग इनके ऑर्गन होते थे, फ्लेक्सिबल डिजिट्स थे इनके। तो उसके बाद 35 बिलियन साल पहले मंकीज और एप्स इमर्ज हुए। अब ये भी एप प्राइमेट्स हैं। इससे पहले फर्स्ट प्राइमेट्स जो आए थे वो आए थे 55 से लेके 65 मिलियन साल पहले। तो जब फर्स्ट प्राइमेट्स आए थे, तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक लिखते हैं बाय नेचुरल सिलेक्शन डार्विन। तो इसने बताया कि कैसे तो इन्होंने बताया कि एवोल्यूशन जो हुई है वो नेचुरल सिलेक्शन से हुई है। ओके, तो अब अल्फ्रेड रसेल वालेस ने तो इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रेजेंट की थी एक मीटिंग में, लिनियन सोसाइटी ऑफ लंदन। तो अब नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो होता क्या है, वेरिएशन होना बहुत जरूरी है। तो वेरिएशन का मतलब होता है वैरायटीज होना स्पीसीज की। एक स्पीसीज की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। ओके, सेकंड इज हेरिटेबिलिटी। ऑफस्प्रिंग जो है वो इनहेरिट करते हैं। डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव सक्सेस, बेटर अडेप्टेड इंडिविजुअल जनरेट more offspring over the generation that poorer adapted individual। कुछ ट्रेड्स जो होते हैं वो अडेप्टिव होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। तो अडेप्टिव ट्राइड्स होते हैं, एक होते हैं मैल अडेप्टिव ट्राइड्स। वो ट्राइड्स जो कि खत्म हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। वो ट्राइड्स जो कि रहते हैं वो आगे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट सेलेक्ट करता है उन ट्रेड्स को
जो कि अडेप्टिव ट्रेड्स हों, और वो ट्रेड्स प्रेजेंट रहते हैं लिविंग बींग्स में, और दूसरे ट्रेड्स जो माल अडेप्टिव ट्रेड्स होते हैं वो ट्रेड्स एक्सटेंड हो जाते हैं, और वो वाले ट्रेड्स जो कि अडेप्टिव ट्रेड्स हैं वो ट्रांसमिट किए जाते हैं टू द ऑफस्प्रिंग, और इसी को हम एवोल्यूशन कहते हैं कि, और इसमें नेचुरल सिलेक्शन में 3 कंडीशंस मीट आउट होनी चाहिए। पहले तो वेरिएशन जो है वो है, वेरिएशन का मतलब होता है कि स्पीसीज के बहुत सारी वैरायटीज का होना। सेकंड है हेरिटेबिलिटी, तो हेरिट किया जाता है। डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव सक्सेस, डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव सक्सेस का मतलब होता है जब रिप्रोडक्शन होती है तो ट्रेड्स जो नेचर ने सिलेक्ट किए होते हैं वो ट्रेड्स इनहेरिट रहते हैं, वो ट्रेड्स अडेप्ट कर जाते हैं एनवायरनमेंट में, और वो ही ट्रेड्स ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट किए जाते हैं। अडेप्टिव रिप्रोडक्टिव सक्सेस, डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव सक्सेस, इसी को हम बोलते हैं। ओके, सो ये है नेचुरल सिलेक्शन। कुछ ट्रेड्स जो हैं वो अडेप्टिव होते हैं, मींस वो ट्रेड्स जो है रिप्रोडक्शन को सक्सेसफुल बनाते हैं पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, इवन दो स्पीसीज जो है अडेप्टेड हो जाता है एनवायरनमेंट के साथ। अब जो स्पीसीज अडेप्ट हो गया है ऐसा मतलब नहीं है कि वो बेटर देन है दूसरे स्पीसीज से जो कि अडेप्ट कर दिया है दूसरे एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल वी मे लाइक द think of ourselves as better than other animals because humans are clearly less adapted than fish। हम मानते हैं कि हम बेटर अडेप्टेड हैं बाकी एनिमल से, लेकिन हम पानी में लेस अडेप्टेड हैं। एक फिश अडेप्टेड है वहां पे। ओके, तो डिसअपियर हो जाते हैं, डिक्लाइन हो जाते हैं। तो आगे जब हम पढ़ते हैं आपको बताना पड़ेगा डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। अब जीनोटाइप क्या होता है, जितने भी टोटल जीन्स होते हैं जो इनहेरिट किए जाते हैं ऑर्गेनिज्म ने, इसको हम बोलते हैं जीन्स। फिनोटाइप, फिनोटाइप होता है द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जैसे हाइट उसकी, वो फिनोटाइप है। वेट इज एन एग्जांपल ऑफ फिनोटाइप। और जो जीन रिस्पॉन्सिबल है हाइट के लिए, जीन रिस्पॉन्सिबल है स्किन कलर के लिए, वो उस जीन को हम बोलते हैं जीनोटाइप। एंड फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस। तो जीन इज सब सेक्शन ऑफ डीएनए, तो इट इज यूनिट ऑफ हेरिडिटी। देन वी हैव होमोडोमिनेंट, तो एलीली वो वाला एलीली किसी जीन पेयर का, मान लीजिए 2 एलीली है जीन के, तो एलीली ऑलवेज फिनोटिपिकली एक्सप्रेस करता है हेटेरोजाइगस फॉर्म में, और वो एलीली जो सप्रेस करता है हेटेरोजाइगस फॉर्म में। अब मान लो एक जीन के 2 एलीली हैं, तो अगर एलीली एक्सप्रेस करे फिनोटाइपिकली फिजिकल अपीयरेंस में, तो उसको बोलते हैं डोमिनेंट, और
एलीली जो कि फिनोटाइपिकली सप्रेसिव हो, एक्सप्रेस ना करे, उसको हम कहते हैं रिसेसिव। और ये रिसेसिव ट्रेड जो होता है ये सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करता है। जीनोटाइप मैंने बताया क्या है, फिनोटाइप क्या है, जीन्स क्या है, एलीली। member of pair of genes is called allele, homozygous. What is meiosis? What is meiosis? Chromosomes, these are the thread like structures. These are the thread like structures present in the cell nucleus containing the genes, containing the DNA. Rod like structures that are present in the cell are called chromosomes. I am discussing with you the concepts that are given in this book. Then comes homozygous. Homozygous means when there are two identical genes or alleles in corresponding locations on a paired chromosomes. On a pair of chromosomes, we have chromosomes exist in pairs. There are 23 pairs of chromosomes, and out of 23 pairs, 22 are called autosomes and one is called sex chromosomes. So when the two alleles that are present on a corresponding location on a pair of chromosomes, different alleles, genes, for example, homozygous means same genes, same alleles. Heterozygous means same alleles that are present on a pair of chromosomes. Then we have chromosomes, we have genotype, we have mitosis. Okay. So humans have 23 pairs. I told you total 46 chromosomes are there. So each carries the number of genes, various number of genes. Each new body cell receives this number of chromosomes during mitosis. So when a sperm cell and egg cell combine to form a new organism, what prevents the baby from receiving twice the number of chromosomes characteristics of its species, 23 pairs from the sperm and 23 pairs from the eggs? So what happens when sperm and egg combine to form living organism? So each egg and sperm contains 23 chromosomes, so that each organisms contain 23 pairs of chromosomes, 23 from the sperm, 23 from the eggs. Then we have deoxyribonucleic acid, that is DNA. Okay, we have, it is a long two-stranded molecule in the genes. It is present in the genes and directs the makeup of an organism according to the instructions in the genetic code. So French-British molecular biologist Francis Crick proposed that DNA is a long two-stranded molecule shaped like a double helix structure. It is shaped like a double helix structure. So chromosomes, DNA are present in chromosomes, genes are present in chromosomes containing the genes, containing the genetic code, containing the instructions that
It is responsible for the makeup of the organism. मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को कैसे बनाना है, क्या उसका फंक्शन होगा ऑर्गेनिज्म का, कैसी उसके फीचर्स होंगे ऑर्गेनिजम्स के, वो डिपेंड करते हैं जीन्स के ऊपर, जेनेटिक कोड के ऊपर, कौन सी इंस्ट्रक्शंस जीन के पास हैं काम करने के लिए। तो इसमें शुगर फॉस्फेट है, शुगर फॉस्फेट ग्रुप है जो कि नाइट्रोजेनियस बेस के साथ एडिनाइन, थायमीन एंड साइटोसिन एंड ग्वानिन। Okay, this is called DNA. So DNA is the storage of information. It stores the information. It stores the information. So it messenger RNA is copied from a portion of DNA and moves outside the cell nucleus to direct the formation of proteins. Messenger RNA, it comes out of the cell nucleus and it is responsible for protein synthesis. A messenger RNA. Okay. Genes are made up of DNA. So efforts was made to sequence the DNA and their location on the chromosomes of different organisms. The Human Genome Project set out to assemble a complete, to do genetic mapping to find out entire number of genes, sequence of DNA. So we can anyone's DNA quickly, and it has become a very important tool in criminal justice, biology, medicine. It can determine the ancestry. Okay. So ribosomes, it is also present in the cells that used in making proteins, protein synthesis. So RNA, DNA releases the RNA. It travels out of the cell nucleus because chromosomes are present here. DNA genes are present in the chromosomes, and the messenger RNA is released from the DNA. It travels out of the cell nucleus into the body of the cell. Okay. Then it attaches to a structure in the cell. It is attached to a structure in the cell called ribosomes, which use the info. There is a information is with the messenger RNA to take proteins, which type of proteins has to make. The ribosomes essentially reads the chemical base on the mRNA in commands that tells the ribosomes the specific amino acids to join together to form a protein. Which amino acids would join to form a protein? Okay, guys. So that is the job of messenger RNA. So what is DNA? What is messenger RNA? I told you about. These are the basic concepts. Okay. So he explained the various, he talks about वेरिएशन आ जाती है ऑर्गेनिजम्स में। एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म से वेरी करता है, उसके जो ट्रेड होते हैं वो इनहेरिट हो जाते हैं दूसरों के बंदों में, वो जीन्स जो है वो ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे को। तो मैसेंजर आरएनए क्या होता है, बेसिकली इसके पास इंफॉर्मेशन होती है डीएनए से, ये निकलते सेल की न्यूक्लियस से निकलता है, हो जाता है राइबोसोम्स के साथ अटैच हो जाता है, और राइबोसोम्स को बोलता है कि आपको इस तरह के स्पेसिफिक अमीनो एसिड ज्वाइन करने हैं और प्रोटीन्स बनाने हैं।
तो डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है मेकअप ऑफ द बॉडी, किस तरह से बॉडी का मेकअप बनाना है, फंक्शन कैसे करेंगे ऑर्गन्स, ये सब जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है जीन्स में। इट कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस, मैसेंजर आरएनए की हेल्प से वो प्रोटीन्स बनाते हैं, प्रोटीन्स की सिंथेसिस की जाती है, अमाइनो एसिड्स बेसिक सिटी है। मैं बताया आपको कि क्या होता है, होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है जब दोनों एलीली सेम हो, हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या होती है जब दोनों एलीली जो है वो क्रोमोसोम्स के पेयर के ऊपर जो है वो लिलीज जो है वो आइडेंटिकल नहीं हो, है ना। तो आप देखोगे कि कितना एलीली है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस है, जीन्स की एलीली क्या है। एलीली बेसिकली ये पेयर ऑफ जीन्स का एक मेंबर है। एलीली इज ए पेयर ऑफ वन मेंबर ऑफ ए पेयर ऑफ जीन्स। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्रोमोसोम्स का मैंने बताया रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं, पेयर्ड रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं ये। जीनोटाइप्स क्या है, द कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स एंड द फिजिकल अपीयरेंस, physical observable physical appearance of an organisms, okay, which may or may not reflect its genotype on total genetic constitution, okay. So genetic makeup, the genotype means the genetic, how the genetic makeup, okay. Hereditary, so variations, variations, thus variations that is present in the living organism, it is transmitted to offspring through heredity, through genes. So how Mendel, so Mendel was a monk. Mendel was a monk who lived in which is known as Czech Republic. Okay, so he various varieties of pea plants. He bred various varieties of pea plant. Okay, so he observed phenomena in it. Okay, so some trait, recessive trait, which is expressed, which is not suppressed, is called allele, dominant allele, and recessive allele, which is suppressed in a heterozygous condition, but it is always expressed in homozygous condition. The allele of an gene pair that is always phenotypically expressed expressed in the heterozygous form. So he was a monk. He was a monk. He okay. He was a monk. So when pollen from a yellow pea plant and green pea plant, all the first generation offspring have yellow peas, it seems that the green trait had disappeared. But when the seeds from the first generation were crossed, then what happens? They produce both yellow and pea plants in the ratio of 3 yellow to 1 green pea plant. Mendel's reason the green trait had not been lost or altered, the yellow trait was simply dominant and the green trait was recessive. Mendel observed similar characteristics with other traits, tallness dominated shortness, and the factor for smooth skinned peas dominated the factor for wrinkled ones. The 3 to 1 ratio appeared in the second generation. Okay, from his numerical results, some yellow pea plant were pure homozygous for that trait, whereas other also possessed the green factor. The plants were heterozygous. That is, although two plants might both have yellow peas, one of them might produce offspring with yellow peas, green peas. Okay. So Gregor Mendel's experiment, he conducted an experiment on the pea plant. So he took a yellow and green pea plant and what happens? The first generation produces only yellow pea plant. It means yellow trait is a dominant trait and green trait is a recessive trait. But what happens when the seeds of the first generation were cross pollinated? So what happens? The second generation produced both yellow and green pea plant.
So, so he gave some laws, law of segregation, law of independent assortment. Okay, each member of. Then we have ribosomes. What is ribosomes? You know, ribosomes, amino acids. Okay, peptides. So genetic variability. No, question is no. I will tell you something about mutation. So what is mutation? You must understand what is mutation. It is the sudden change in the genetic makeup of an organism. Genes are present in the cell nucleus. It is present in the ribosomes are present in the cell. Chromosomes are present in the cell nucleus. They are rod-shaped structures. They contain genes, genetic information. A change in the DNA sequence producing an altered gene. It is a change in the DNA sequence and it is also responsible for evolution. Okay. So genetic drift. So genetic drift. So the term genetic drift refers to various random processes that affect gene frequency in a small, relatively isolated population. Let us take the examples of isolated population, small population. So genetic drift takes place there. Okay. So genetic drift is also known as right effect. After geneticists Sewell Wright ने दिया जेनेटिक राइट इफेक्ट और जेनेटिक ड्रिफ्ट. ओके, फाउंडर इफेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट. होता क्या है, माइग्रेशन जब हो जाती है तो दूसरे इलाके में वो चले जाते हैं. अगर होता क्या है कि कोई पर्टिकुलर जीन उनमें नहीं है प्रेजेंट, तो जब उनकी रिप्रोडक्शन होगी तो उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, हो सकता है चांस की वजह से all members of the original migrant group just by chance carried a particular gene, their descendant would also be likely to share the gene. If a particular gene is absent just by chance in the migrant group, the descendants are also likely to lack that gene. So the descendant, if the members, assuming that the group remains as similarly, if the कोई members में बीच में कोई gene है, तो वो उनके जो descendants होंगे उनमें भी वो gene present होगा. Okay. So you know the Native Americans have O blood group than other population. This is because of genetic drift. So if all the members of the original migrant group just by chance carried a particular gene, so the population that traveled, so what happens? Isolation can occur for various reasons. For example, to a uninhabited place does not return. The population that traveled over land when the Bering Land Bridge connects Asia to North America could not readily return when the sea level rose. This may explain why Native Americans have a high proportion of individuals with type O blood group than other population. मैं आपको एग्जांपल, isolation can also occur for social reasons as a religious sect of Anabaptists called Dunkers immigrated from Germany to the United States in the early 1700s. The fact that the 15 original families kept to themselves probably explain why some of their genetic frequencies differ from what is found in both American and general US population. So you know gene flow.
gene flow is how the gene flow from one genes pass from the gene pool of one population to that of another through mating and reproduction. जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये क्या है? अब होता क्या है कि जब पॉपुलेशन जो है एक छोटा ग्रुप जब एक जगह से दूसरी जगह में माइग्रेट कर जाता है, हो सकता है उस जो ग्रुप माइग्रेट हुआ है उन सब में कोई जीन लैग था जो कि पहले ओरिजिनल पॉपुलेशन में प्रेजेंट था, तो उनके जो डिसेंडेंट्स होंगे उनमें भी वो जीन लैग होगा। हाँ, और वाइस वर्सा अगर उनमें कोई जीन प्रेजेंट है तो उनमें उनके डेजेंट में भी वो जीन प्रेजेंट होगा। वैसे ही इसी ही कारण है कि नॉर्थ अमेरिकन के जो नेटिव अमेरिकन है उनका ब्लड ग्रुप जो है वो ओ होता है। उनका ब्लड ग्रुप ओ इसलिए होता है क्योंकि वो एक स्मॉल ग्रुप था, वो उन्होंने माइग्रेट किया था यूरोप से माइग्रेट किया था, एशिया से माइग्रेट किया था, और बेरिंग लैंड से जब बेरिज लैंड फ्रोजन थी तो उन्होंने अमेरिका में चले गए थे, अनइनहेबिटेड लैंड में चले गए थे, वहां पे वो रहे थे, तो उनका ब्लड ग्रुप जो है वो ओ हो गया, यूनिक ब्लड ग्रुप हो गया, और वो वहां से वापस नहीं आए, वो वहीं पे रह गए। नेटिव अमेरिकन का ब्लड ग्रुप ओ होता है। यही कारण है कि उनमें वो एवोल्यूशन का कारण भी बन जाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट से भी एवोल्यूशन हो जाती है, तो उनका ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिक बन गया, अलग बन गया। तो जीन फ्लो क्या होता है कि प्रोसेस से जीन जो है वो कैसे फ्लो करते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। जीन फ्लो, जीन का फ्लो करना, मेटिंग होती है, रिप्रोडक्शन होती है। तो होता क्या है जब जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है या फिर नेचुरल सिलेक्शन होता है तो क्या होता है कि पॉपुलेशन में वेरिएशन आ जाती है, पॉपुलेशन एक दूसरे से अलग होती है, स्पीसीज अलग होने लगते हैं। ठीक है, तो जीन फ्लो जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये डिक्रीजेस डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन। जीन फ्लो क्या होता है कि ये जीन फ्लो से क्या होता है कि ये डिफरेंशिएशन जो है वो कम होने लगती है, सेम पॉपुलेशन ग्रुप होने लगती है, सेम। ओके, तो two population at opposite ends of the region may have different frequencies of a particular gene, but the population located between them have an intermediate gene frequency because of gene flow between them. The variation, ओके, ये तो आई थिंक सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। जीन फ्लो क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है ना? तो आप देखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या हो गया, म्यूटेशन क्या हो गया, ओके, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, स्पीसीज। So a population that consists of organisms able to interpret and produce fertile offspring. So species क्या होती हैं? स्पीसीज क्या होती है? एनिमल स्पीसीज है, प्लांट स्पीसीज है, मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आपस में मेट कर सकते हैं, इंटर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ऑफस्प्रिंग को, इसी को हम बोलते हैं स्पीसीज। स्पीसीज उसी को हम बोलते हैं। तो ये स्पीसीज की डेफिनेशन भी आपको दिमाग, आपके जहन में भूलनी नहीं चाहिए। तो वैसे ही जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है, अब देखिए जेनेटिक जीन फ्लो होता क्या है, जब दो पॉपुलेशन आपस में मीटिंग करती हैं तो जीन का फ्लो होता है। एक जीन जो है जीन जो है वो पास करते हैं उनके ऑफस्प्रिंग में, तो जीन फ्लो जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में काम करता है। इससे क्या होता है, वेरिएबिलिटी जो है वो डिफरेंसेस जो होता है जीन्स में कम हो जाता है। अब होता क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, एक पॉपुलेशन जो है वो चली जाती है, दूर रह के रहती है, तो वहां से वो नए एनवायरनमेंट में रहती है, तो अडेप्टेबिलिटी नए एनवायरनमेंट के साथ होती है। तो उनके जीन फ्रीक्वेंसी, अगर कोई जीन उनमें लैकिंग था तो एंटायर पॉपुलेशन में वो जीन हो सकता है लैकिंग हो, अगर कोई जीन उनमें प्रेजेंट था तो हो सकता है एंटायर पॉपुलेशन में वो जीन प्रेजेंट रह जाए। इसलिए तो ज्यादा वहां जो नॉर्थ में नेटिव अमेरिकन के जो लोग हैं उनका ब्लड ग्रुप ओ क्यों होता है, यही तो कारण है, जेनेटिक ड्रिफ्ट ही कारण है उनका। तो स्पीसीज इज ए पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है उसमें स्पीसीज मींस दैट कंसिस्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म that are able to breed, able to interbreed and produce fertile and viable offspring. Now what is hybridization? The creation of viable offspring from two different species may be more possible than once thought. Hybridization may be important source of new variation. अब देखिए द फिंचेस जो थे गैलापेगस आइलैंड, ओके, हाइब्रिडाइजेशन थी, ओके, वो एक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल थी। हाइब्रिडाइजेशन, origin of species, one of the controversial aspects of Darwin's theory, the development of a new species, speciation का मतलब क्या होता है, नए स्पीसीज का इमरजेंस हो जाना, उसी को हम बोलते हैं स्पीसिएशन। ओके, स्पेसिएशन वर्सेस क्रिएशन, दोनों में डिफरेंट अंतर है, काफी भारी मात्रा में
अंतर है। तो मैं इसको पेजेस को आगे देख रहा हूँ कि इसके आगे और क्या दिया हुआ है। हम बेसिकली पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स क्या चीज है, ओके, जीन फ्लो क्या चीज है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज क्या चीज है, ओके, इसको आपको पढ़ना ही होगा, अंडरस्टैंड करना ही होगा। ओके, स्पीसिएशन क्या होती है, ओके, वन स्पीसीज कुड ओवर टाइम इवॉल्व इनटू अनदर। क्या होता है कि एक स्पीसीज जो है वो इवॉल्व हो जाता है दूसरे में, ओके। हाउ डज वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिकम सो another group with the same ancestry that it forms a totally new species? Speciation or the development of new species may occur if one subgroup of species finds itself in a radically different environment. In adapting to the separate environment, the two populations may undergo enough genetic changes to prevent them from interbreeding. Should they renew contact, numerous factors can prevent the exchange of genes. Two species living in the same area may breed at different times of the year of their behavior during breeding. Okay, the difference in the body structure of closely related forms may itself bar interbreeding. Geographical barriers may be the most important barrier to interbreeding. So, do new species diverge quickly or slowly from the ancestors? Paleontologists disagree about the pace of speciation. The traditional view is that evolution occurs very slowly over time. New species emerge gradually. Others who what is called punctuated equilibrium believe that some species are very stable over longer period of time, but when divergence occurs, it is quick. होता क्या है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज? तो न्यू स्पीसीज इसमें इसका मतलब क्या हुआ है कि नए स्पीसीज बन जाते हैं। कैसे जो है बिल्कुल ही नया स्पीसीज उभर के आता है, हालांकि एंसेस्टर्स जो है वो सेम होते हैं, फिर डिफरेंट स्पीसीज की मर्ज होके आते हैं। कैसे मंकी बन गए, एप्स बन गए, कैसे ह्यूमंस बन गए, है ना, कैसे प्राइमेट्स जो थे बन गए, एक कैसे ह्यूमन एंसेस्टर्स जो थे एप लाइक ह्यूमंस बन गए। कैसे फर्स्ट अपीयरेंस हुई ह्यूमंस की 1 लाख मिलियन साल पहले, मॉडर्न ह्यूमंस जो है वो इमर्ज हुए थे। कैसे 15 मिलियन साल पहले इमर्ज हुए थे ह्यूमन लाइक एंसेस्टर्स। कैसे 25 मिलियन साल पहले एप्स जो है वो इमर्ज हुए थे। कैसे 55 से 55 55 से 65 मिलियन साल पहले फर्स्ट प्राइमेट जो है वो इमर्ज हुए थे। तो ये सब कैसे अलग क्यों हो जाता है, इसको एक्सप्लेन किया है चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि जब स्पीसीज आपस में इंटरब्रीड नहीं करते ड्यू टू सो मेनी फैक्टर्स, वो अलग क्लाइमेट में रहते हैं, तो उनका जीन जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाता है। वो नए एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। और अब वो आपस में इंटरब्रीड क्यों नहीं कर पाते? वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि कोई बैरियर हो सकता है उसमें। आइलैंड हो, आइलैंड पे एक ग्रुप रह रहा है, दूसरे आइलैंड पे दूसरा ग्रुप रह रहा है, तो आपस में उनकी इंटरब्रीडिंग नहीं हुई। एक आइलैंड वाले जो है वो वो अलग स्पीसीज बन गए, जो एक दूसरे आइलैंड के लोग थे, स्पीसीज जो ऑर्गेनिजम्स थे वो दूसरे स्पीसीज बन गए, क्योंकि उन्होंने अलग अलग एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट किया। ओके, तो यही है स्पीसिएशन, न्यू स्पीसीज का डेवलप होना। ओके, तो डिफरेंट एनवायरनमेंट में जब आप वो पाता है, तो अडेप्ट जब करना होता है न्यू एनवायरनमेंट में, सो द जेनेटिक चेंज, उनमें इतनी जेनेटिक ज्यादा चेंजेस आ जाती हैं, वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाते। अब स्पीसीज का मतलब ये होता है कि वो आपस में इंटरब्रीड कर पाते हैं, consists of living organisms that can interpret and produce offspring। अब वो जो अलग अलग एरिया में रह रहे थे, तो अलग अलग एनवायरनमेंट में रहे, तो क्या हुआ, एनवायरनमेंट में रहे तो आपस में उन्होंने इतना उनमें चेंजेस आ गए, जेनेटिक मेकअप उतना इतना चेंज हो गया, उन्होंने आपस में इंटरब्रीडिंग उनमें पॉसिबल ही नहीं हुई। वो अब जैसे कैट और डॉग इंटरब्रीड नहीं कर सकते, है ना, ह्यूमंस और एनिमल्स इंटरब्रीड नहीं कर सकते। तो यही है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्यों ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक्सप्लेन बाय में व्हाट आर द मोर कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स ऑफ जेनेटिक, डार्विन की थ्योरी ने कहा। एक होता है स्पीशिएशन और क्रिएशन, तो इसको भी आपको जानकारी आपको प्राप्त करने की जरूरत है, जानकारी देने की जरूरत है। म्यूटेशन का मैंने बताया, जेनेटिक ड्रिफ्ट मैंने बताया आपको क्या होता है, जीन फ्लो क्या होता है वो भी मैंने बताया आपको, है ना, आपको जानकारी दी। ओके, तो
जेनेटिक ड्रिफ्ट, वो हम देखा जाए कि डीएनए के सीक्वेंस में चेंज हो जाना, ठीक है। ओके, तो अब एक्स क्रोमोसोम है, एक वाई क्रोमोसोम है। ओके, तो तो होता क्या है, द एग एंड स्पर्म जो है वो डू नॉट रिसीव जस्ट ए रैंडम मिक्स ऑफ कंप्लीट इंटरनल एंड मैटरनल chromosome because of crossing over. They also receive chromosomes in which some of the sections may have been replaced. The traits displayed by each organism are not simply the result of combination of dominant and recessive genes as Mendel has hypothesized. Okay, the skin color is the example of several inherited characteristics. A grayish shade results from the presence of pigment known as melanin. The degree of darkness in the depends largely on the amount of melanin present, how it is distributed in the layers of the skin. Another factor contributing to the color of the human skin is the blood. The flow in blood vessels located in the outer layers of the skin. Human carry at least 5 different genes for the manufacture of melanin, and many other species for the components of skin hue. In all, almost all physical characteristics in humans are the result of the concreted action of many genes. Some traits are sex linked. That okay. So I want to say it to that हम जेनेटिक फ्लो, जीन की फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहे हैं, जी स्पीसिएशन की बात कर रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन ऑफ बिहेवियल ट्रेड्स, सोशियोबायोलॉजी क्या होता है वो हम पढ़ते हैं, ट्रेड्स को हम पढ़ते हैं। इसको जब जेनेटिक मेकअप को मैंने आपको डीपली, आपने सुपर फ्लो स्टडी नहीं करनी है, आपने ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है। जब आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं, जब आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उससे क्या होगा, आपकी डीप लर्निंग होनी चाहिए। इतना भी डीप नहीं जाना क्योंकि आपने रिसर्च नहीं करनी है, आपने डॉक्टरेट डिग्री नहीं प्राप्त करनी है, आपने फिलोसफी डिग्री नहीं लेनी है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी नहीं बनना है, बट आपने यूपीएससी मेंस आपने क्वालिफाई करना है 6 मार्क्स में। उसमें डायनेमिज्म, अब जो है आप कोई भी ऑप्शन ले लीजिए, डायनेमिज्म हर ऑप्शन में बढ़ गया है। तो डायनेमिज्म और स्टैटिक पोर्शन आता है पेपरों में, तो उनको एड्रेस करने के लिए आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी करना आपके लिए, मेरे को करवाना मेरे लिए चैलेंज है, जो कि मैं एक्सेप्ट करता हूं और इसमें मैं सफल होकर निकलूंगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ओके गाइस, तो आप देखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट है क्या, जेनेटिक ड्रिफ्ट है क्या, जेनेटिक ड्रिफ्ट है क्या, जेनेटिक ड्रिफ्ट है क्या। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है कि एक 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 होता क्या है कि जीन फ्रीक्वेंसीज अफेक्ट हो जाती हैं। जेनेटिक फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्ट होता क्या है कि जीन फ्रीक्वेंसी अफेक्ट हो जाती हैं जब पॉपुलेशन माइग्रेट करते, स्मॉल ग्रुप माइग्रेट करता है और डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहता है। तो आइसोलेट पॉपुलेशन जो है, इसको हम सिवल राइट इफेक्ट भी बोलते हैं और इसको हम फाउंडर इफेक्ट भी बोलते हैं। ओके, तो जब आइसोलेटेड लोकेशन में चला जाता है, ओके, उसको हम फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं। फाउंडर इफेक्ट है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है। ओके, अब देखिए कि तो म्यूटेशन की एग्जांपल मैं अगर दे दूं, तो मैनचेस्टर में आपको ब्लैक मोथ पेड़ों के ऊपर दिखते थे। ओके, तो अब उसके बाद वाइट मोथ जो थे वो ब्लैक बन गए क्योंकि म्यूटेशन हो गई। ओके, अब if the tree trunks had been light colored, the moth or its offspring probably would have died out. But as industrialization increased and the tree trunk became darker, and trait that was once maladaptive becomes adaptive. तो ट्रेट का जो है वो जरूरी नहीं कि वो कोई माल अडेप्टिव है तो वो बाद में अडेप्टिव भी हो सकता है। Genetic recombination and mutation are the source of new variations, but evolutionists, biologists have identified two other processes that are important in variation. अब वेरिएशन के कारण क्या है, म्यूटेशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन है। क्यों जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्यों आती है, ओके, क्यों वेरिएशंस आती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है वो मैंने बताया आपको। ओके, आप देखिए कि मैसेंजर आरएनए क्या होता है वो भी मैंने बताया। ओके, तो नेचुरल सिलेक्शन, जब इंडिविजुअल जो होते हैं उनमें आपस में बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं। ओके, तो जेनेटिक कॉम्बिनेशन, अब वेरिएशन का कारण क्या है, एक तो म्यूटेशन हो सकती है वेरिएशन का कारण, और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो सकती है। अब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है वो आपने पढ़ना है। जीन फ्लो हो सकता है,
और भी दो अदर प्रोसेसेस हैं, ठीक है। जीन फ्लो है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, जीन फ्लो है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है। तो ये एक कारण है, बहुत सारे प्रोसेसेस का मतलब होता है जीन फ्लो का, ये भी एक प्रोसेसेस है, जीन फ्लो प्रोसेसेस है, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी एक प्रोसेसेस है, ओके, म्यूटेशन भी एक प्रोसेसेस है, ओके। तो वेरिएशंस क्यों आ जाती है, क्यों एक ऑर्गेनिज्म स्पीसीएशन क्यों जा जाती है, क्यों बदलाव हो जाता है ऑर्गेनिज्म में, क्यों चेंजेस आ जाती हैं, ओके। तो आप देखिए जेनेटिक रिकम्बिनेशन की बात करें तो होता क्या है कि ट्रेड्स जो है पेरेंट्स से जाते हैं चिल्ड्रन में, ओके। तो अब वेरी करता है वन ऑफस्प्रिंग से दूसरे ऑफस्प्रिंग में। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो आप देखोगे डू नॉट लुक एग्जैक्टली अलाइक, nor does each child resemble 50% of the mother and 50% of the father. This variation occur because when a sperm cell or egg is formed, जब sperm cell जब egg जब बनता है, the single member of each chromosome pairs it receives is a matter of chance. Okay, each reproductive cell then carries a random assortment of chromosomes and their respective genes. At fertilization, the egg and sperm that unite are different from every other egg carried out by the mother and every other sperm carried out by father. तो फर्टिलाइजेशन में कदम दो यूनाइट करते हैं तो वो एग्स जो है वो अदर एग्स जो मदर के पास होते हैं, जो स्पर्म होता है वो उससे अलग होते हैं, एग एंड स्पर्म जो यूनाइट करते हैं। यूनिक ऑफस्प्रिंग इज दस प्रोड्यूस्ड बाय अ शफलिंग ऑफ द पेरेंट्स जीन। वन cause of this shuffling is the random segregation, okay, or chromosomes in meiosis. Conceivably an individual could get any of the possible assortments of the paternal and maternal chromosomes. Another cause of the shuffling of parental genes is crossover, the exchange of sections of chromosomes between one pair and another. So thus after meiosis the egg and sperm do not receive just a random mix of complete paternal and maternal chromosome because of crossing over. They also receive chromosomes in which some of the sections may have been replaced. So सो इसको मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा देना चाहता हूँ। आप देखिए कि जेनेटिक री क्वेश्चन क्या है, बेसिकली आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं कि मैं क्या समझाने वाला हूँ कि क्यों, हाउ, वाई, वाई पेरेंट्स, वाई चिल्ड्रन, चिल्ड्रन लुक लुक ए लाइक और different from parents due to genetic recombination, like segregation, segregation and and crossing over। तो ये मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताने वाला हूँ, ओके। तो why children look like their parents but not exactly the same? Children look similar to their parents but they get genes from them. Genes are like instructions that decide our looks, कैसी हमारी looks होगी, ठीक है। But children are not exactly the same, but children are not exactly the same as their uh, दिस मीन्स दैट कुछ जीन्स जो है वो होता क्या है, मिक्सिंग ऑफ जीन्स। तो ईच पेरेंट के पास दो कॉपीज होती हैं जीन की। तो जब पेरेंट्स प्रोड्यूस करता है स्पर्म और एग सेल तो ओनली वन कॉपी ऑफ ईच जीन इज पास ऑन, सिर्फ एक ही कॉपी जो होती है, एक कॉपी जो होती है वही पास ऑन होती है। तो कुछ जीन्स उसको फादर से मिलते हैं, कुछ जीन्स उसको जो है वो मदर से मिलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं। तो अब इनकी जो कॉम्बिनेशन जो होती है वो डिफरेंट होती है एवरी टाइम। इनकी कॉम्बिनेशन जो होती है सम जीन्स फ्रॉम द मदर, जो कॉम्बिनेशन जो है वो डिफरेंट होती है। ईच चाइल्ड इज यूनिक एंड एवरी ब्रदर्स एंड सिस्टर, कॉम्बिनेशन जो है वो डिफरेंट होती है। सेग्रीगेशन, मिक्सिंग ऑफ जीन्स, क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ जीन। बिफोर ए बेबीज बॉन्ड द जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स एक्सचेंज स्मॉल पार्ट्स विथ ईच अदर। तो ये एक्सचेंज करते हैं स्मॉल पार्ट्स विथ ईच अदर। तो child may have the father's nose, the mother's eye, or completely new mix of features. Okay, segregation, crossing over, reshuffling genes to make new combination. Children may look similar to parents, look different, look like grandparents, or look different from other siblings. Okay, आई बात समझ में क्या होता है क्रॉसिंग ओवर और
ओके, और क्या होता है क्रॉसिंग ओवर, क्या होता है? ओके, तो बेसिकली क्यों हम अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, जहाँ अलग होते हैं, इसका कारण क्या है? हम वाई वी लुक डिफरेंट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, और व्हाट वाई वी लुक अलाइक फ्रॉम आवर पेरेंट्स। द रीजन इज दैट, होता क्या है बेसिकली, जब स्पर्म और एग जुनाइट करते हैं तो स्पर्म और एग में एक कॉपी होती है जीन्स की, एक एग में एक कॉपी होती है जीन्स फ्रॉम मदर, और स्पर्म में एक कॉपी होती है जीन्स फ्रॉम द फादर। तो इनका आपस में जब जो कॉम्बिनेशन होता है, वो हर बार जो कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट होता है, तभी बच्चे जो है वो अलग होते हैं। हो सकता है फादर का नोज जीन कंबाइन कर जाए और मदर का आईज कलर जो है वो जो आईज कलर जो वो जीन जो आईज कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कर ले। तो हम डिफरेंट जीन्स जो है वो पिक करते हैं। हो सकता है मदर से जो ये रिकम्बिनेशन है, तो मदर से हो सकता है नोज का जीन आए और फादर से हो सकता है आइस कलर का जीन आए, और नेक्स्ट टाइम जब दूसरा बेटे बच्चा होता है, हो सकता है मदर से स्किन कलर का जीन आए और फादर से जो है वो हेयर कलर का जीन्स आए। तो ये हर बार जो कॉम्बिनेशन होता है जीन्स का डिफरेंट होता है, इसीलिए पेरेंट्स जो है बच्चों से अलग होते हैं। और थोड़ी सी सिमिलरिटी होती है, क्योंकि इसलिए क्योंकि हम जीन्स हमने पेरेंट्स से लिए होते हैं, हमने मदर से लिए होते हैं, फादर से लिए होते हैं, ये होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो ये है सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, यही है सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्यों है, क्यों हम एक दूसरे से अलग है? आई बात समझ में? जीन फ्लो हमने पढ़ा, जेनेटिक ड्रिफ्ट हमने पढ़ा, जीन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, स्पीशीएशन क्या है। अब इसको मैं एक जो है वो आपके सामने जो है चीजों को और विस्तार पूर्वक से मैं करने वाला हूँ। ओके, तो ठीक है, मैं समझाऊंगा आपको डिटेल में आगे। ओके, स्पीसीएशन और क्रिएशन में क्या फर्क है? देखिए, बट सम पीपल particularly those who call themselves scientific creationists argue that although natural selection can produce variation within species, often referred to as microevolution. So what is microevolution? You must know that evolution, ये भी एक evolution है within species। जो evolution होती है उसको हम microevolution कहते हैं। It cannot produce new species, often referred to as microevolution. Creationists argue that God created all living things and that evolution has only changed those living things in minor ways and has not created new kinds of living things. The major problem with the creationist view is that there is solid empirical evidence for speciation. फॉर एग्जाम्पल, क्रिएशनिस्ट कहते हैं कि गॉड ने हर तरह के लिविंग बींग्स बनाए हैं और उसके बाद लिविंग स्पीसीज ने चेंजेस किए हैं, बट वो चेंजेस माइनर हैं। बट स्पीशिएशन के बहुत सारे एविडेंसेस हैं। ओके, विलियम राइस एंड जॉर्ज साल्ट demonstrated that if they sorted fruit flies by their environmental process and then bred the sorted groups separately, they could produce flies incapable of interbreeding separate species in as little as 35 generations. The fossil record contains numerous examples of speciation and even the development of entirely new kinds of creatures. For example, the evolution of birds from terrestrial creatures is clearly evidenced in the fossil record. Although many creationists downplay the evidence for speciation. You understand that? With the abundant evidence for speciation found in both the fossil record and experimental observations, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जैसे विलियम राइस और जॉर्ज ने राइस किए हैं, दे सॉर्टेड फ्रूट फ्लाइज बाय देयर एनवायरमेंटल प्रेफरेंसेस, और उनको ब्रेड करें द सॉर्टेड ग्रुप्स सेपरेटली। क्या करें? तो अगर हम फ्रूट फ्लाइज को लें कुछ, तो उनको एनवायरमेंट से अलग करें और डिफरेंट एनवायरमेंट में उनको अलो करें ब्रीड करने के लिए, तो वो ऐसे फ्लाइज प्रोड्यूस होंगे जो इंटरब्रीडिंग इनकैपेबल हो जाएंगे, सेपरेट स्पीसीज बन जाएंगे इन एज लिटिल एज 35 जनरेशन, 35 जनरेशन के बाद। ओके, सो एविडेंसेस अवेलेबल हैं स्पीशिएशन के। तो
अब देखा जाए कि abundant evidence है for speciation found in both the fossil record and experiments। ठीक है, तो ये चीजें हम देखते हैं। अभी हम जो बेसिकली इसमें हम पढ़ेंगे, बेसिकली किनशिप भी पढ़ेंगे हम, इकोनॉमिक सिस्टम भी पढ़ेंगे, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन भी पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन भी पढ़ेंगे, कल्चर भी पढ़ेंगे। ओके, पैलोलिथिक पीरियड भी हम पढ़ेंगे, डिफरेंट जो है ना। तो अप्लाइड हम सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी हम पढ़ेंगे इसमें बेसिकली, वो भी हम डिस्कस करेंगे क्या है सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, वो हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो ये है मेन मकसद स्पीशिएशन का और क्रिएशनिस्ट का। और नेचुरल सिलेक्शन ऑफ बिहेवियरल ट्रेड्स। तो सोशियो बायोलॉजी क्या है? द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल काज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। बायोलॉजिकल काज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की बायोलॉजी कैसे रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन बिहेवियर के लिए। ओके, सो हम देखेंगे natural selection of behavior traits. So how natural selection might operate to change a population's physical traits such as color of mouth, mutation, neck length of giraffe. But natural selection can also operate on the behavioral characteristics of population. Although the idea is not new, it is now receiving more attention. The approach is called sociobiology. Behavioral evolutionary psychology and dual inheritance theory involves the application of evolutionary principle to the behavior of animals and humans. Behavioral ecology looks at how all kinds of behavior related to the environment. Sociobiology looks at social organization and social behavior. Evolutionary psychology looks at how evolution might have produced lasting variation in the way human behave, interact and perceive. ओके, तो ये चीजें हैं, ये हमने इस चैप्टर की इसकी ये था इस चैप्टर के बारे में। तो डोमेस्टिकेट डॉग्स जो होते हैं वो वुल्फ से बेटर होते हैं, किस 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 सेंस में? वो ह्यूमन सोशल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में वॉल्फ से ज्यादा बेटर होते हैं। तो सोर्सेस ऑफ वेरिएशन मैंने बताया, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन मैंने बताया, एवोल्यूशन ऑफ बताया मैंने, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज क्या कारण है। ओके, नेचुरल, अब देखा जाए कि नेचुरल सिलेक्शन, उसके बाद चैप्टर 4 आता है ह्यूमन वेरिएशन एंड अडेप्टेशन। ओके, तो अब नेचुरल सिलेक्शन की बात करें। ओके, तो सोशियोबायोलॉजी है, हाइब्रिडाइजेशन है, म्यूटेशन है। म्यूटेशन बेसिकली चेंज क्या है? डीएनए सीक्वेंस। म्यूटेशन इज ए चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस, a change in the DNA sequence producing an altered gene. Then what is genetic drift? तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? ओ ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप का मैंने बताया। ओके, क्यों है नेटिव अमेरिकन का ब्लड ग्रुप ओ क्यों है? वो कारण है जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से हुआ है। म्यूटेशन क्या है वो मैंने एक्सप्लेन किया। डीएनए क्या है, मैसेंजर आरएनए क्या है।
वो मैंने एक्सप्लेन किया। ओके गाइस, तो दिस वाज ऑल अबाउट जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो गाइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें गाइस। बाय बाय गाइस, टेक केयर।